हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभ्यास सीरीज़ में। हमारा ये सीरीज़ आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन तक चलने वाला है। आज है 12 सितंबर और हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। आपके एग्जामिनेशन तक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होने वाला है। सभी यूनिट्स को हम कवर करने वाले हैं और YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सेशंस अवेलेबल हैं। दोपहर में ये सेशंस आते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो YouTube इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो 2 यूनिट का मिक्स रहने वाला है आज का ये 12 सितंबर का सेशन। पहला है यूनिट 1 और दूसरा यूनिट 2, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के मिक्स्ड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, यानी एक प्रभावी शिक्षक के इनमें से कौन सा गुण या जो विशेषता है वो नहीं है। पहला है आपके पास सहानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरा है आपके पास लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है आपके पास ऑथोरिटेरियनिज्म यानी कि अधिनायकवाद या फिर अथॉरिटी जो दिखाते हैं हम ना, एक हक जताते हैं या फिर अथॉरिटी अपने चीज़ों को जो है बताएंगे कि जो मैं कहूँगा वही होगा, यानी नियम और कानून जो है बता देना, या अथॉरिटी की तरह एक बड़े लेवल पे जो है हम अपने आप को शो करते हैं, तो वो जो है अथॉरिटेरियन तरीका होता है। तो वो, और चौथा है कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। बताइए इनमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है इफेक्टिव टीचर का। जब भी हम इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव टीचर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके नीड्स को समझना है, उनके पर्सपेक्टिव को समझना है, उनके दृष्टिकोण को समझना है। क्योंकि देखिए हमारे और उनके पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंस हो सकता है और ये डिफरेंस हमेशा जो है नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी बहुत बार होता है। फिर उनके बैकग्राउंड को समझना है ना। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर हम समझेंगे तो हम एम्पैथेटिक हो जाएंगे, यानी सहानुभूति प्रस्तुत करने लगेंगे। उनके पाँव में अपने आप को रख के देखेंगे कि कैसे जो है दिख रहा है। उनको हो सकता है कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो और आप जो है डांट के उनको चुप करा दो कि चुप रहो, सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है डर जाएंगे और फिर वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे। तो ये इफेक्टिव टीचिंग का तरीका नहीं है। तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, इसलिए ये तो करेक्ट आंसर होगा, और ये तो करेक्ट होगा लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट यहाँ पर पूछा है, नहीं है ना। ये तो होना चाहिए, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ऑफ कोर्स आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा एज ए टीचर, क्योंकि आपका जो क्लासरूम है ना वो एक विविध कक्षा है, एक डाइवर्स क्लासरूम है। उसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनके अलग अलग लर्निंग नीड्स हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। अगर आप एक फिक्स्ड करिकुलम और फिक्स तरीका लेके चलोगे तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्लास में क्या चल रहा है, उस टाइम पे क्या चल रहा है, उसके हिसाब से कई बार आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो और चीज़ों को जो है उस टाइम के हिसाब से समझा के देते हो, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछ रहा है, जबकि ये होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, अथॉरिटेरियन होना चाहिए क्या टीचर, आप खुद बताइए कि एक टीचर हो वो हिटलर की तरह बिहेव करे क्लास में, मैं जो कहूँगा वही चलेगा, आप जो है आराम से बैठ जाइए, कुछ जो है अपने मन से नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, ये एक अथॉरिटी दिखाना हो गया। तो ये जो है कभी भी एक इफेक्टिव टीचर का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है। नई शिक्षा नीति में भी टीचर एज अ फैसिलिटेटर के बारे में बात किया गया है। टीचर जो है गाइड की तरह रहे, फैसिलिटेटर की तरह रहे, एक्टिव रोल बच्चों का रहना चाहिए। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। एक टीचर जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स टीचर का बेटर होना चाहिए। संचार कौशल जितना बेहतर होगा उतना स्पष्ट तरीके से वो अपने बातों को रखेगा, वो चीज़ों को समझाएगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा बच्चों के। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेटर होने ही चाहिए। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही निगेटिव है। अब अगला प्रश्न आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट से है। ये है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। बताइए कि शोध में साहित्य समीक्षा करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, आप जब रिसर्च करते हैं। तो देखिए लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, इसको समझना होगा। लिटरेचर रिव्यू जो है हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन कौन से गैप हैं, पहले जो रिसर्च हो चुका है उसको आप अच्छे से स्टडी करते हो, पढ़ते हो और ढूंढते हो कि उसमें कहाँ पर गैप है, और उस गैप को फुलफिल करने के लिए फिर जो है आप वहाँ पर एक हाइपोथेटिक स्टेटमेंट दे देते हो, और उस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप रिसर्च करके आगे बढ़ते हो, है ना। तो हमारे लिए जो है ना ये एक संदर्भ की तरह काम करता है, कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करता है आगे आने वाले रिसर्च के लिए, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू एक बैकग्राउंड की तरह काम करता है। तो क्या लिटरेचर रिव्यू से आप रॉ डेटा लेना चाहते हो? बिल्कुल नहीं।
क्या आप ये प्रूव करना चाहते हो कि जो रिसर्चर है उसकी हाइपोथेसिस क्या है, शोधकर्ता की परिकल्पना को सिद्ध करना चाहते हो? नहीं, ये भी नहीं होगा। डिज़ाइन करना चाहते हो क्या रिसर्च मेथडोलॉजी को? देखिए, रिसर्च मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करना तो ऑल टुगेदर दूसरा प्रोसेस है। लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो गैप्स को आइडेंटिफाई करता है, जो भी पहले से काम हो चुका है, पहले से कोई रिसर्च हो चुका है, उसमें क्या गैप रह गया है, कहाँ पर जो है कमी रह गया, उस कमी को पूरा करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, है ना। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौजूदा ज्ञान में अंतराल की पहचान करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड से है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, बताइए शिक्षण की जो अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, किस प्रकार से? पहला है एन इंटरेक्शनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज। मतलब टीचिंग क्या होता है? टीचिंग क्या ज्ञान प्रदान करने वाली एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, या फिर सूचना का एक तरफा वितरण है, वन वे डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर द यूज़ ऑफ मीडिया टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी सीखने की सुविधा के लिए मीडिया का उपयोग ही शिक्षण है, या फिर छात्रों को ज्ञान के परीक्षण की प्रणाली या सिस्टम ऑफ टेस्टिंग स्टूडेंट नॉलेज है? बताइए कौन सा है टीचिंग के, अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट टीचिंग को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? देखिए, याद रखिएगा, टीचिंग कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होगा। अगर वन वे प्रोसेस हो रहा है टीचिंग, तो यानी कि वो जो क्लास है ना, वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन टीचर द्वारा लिया जा रहा है, और वो जो है एक इफ़ेक्टिव क्लास कभी नहीं बन सकता है। इफ़ेक्टिव क्लास बनने के लिए अंतःक्रिया यानी जो इंटरेक्शन है वो होना ज़रूरी है। स्टूडेंट टीचर से कुछ क्वेश्चंस अगर उनको नहीं समझ में आ रहे तो पूछेंगे, टीचर जो है स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो ये एक इंटरेक्शन हो रहा है हमेशा जो है ना, वो टीचिंग को आप दो तरफा प्रक्रिया मानेंगे, टू वे प्रोसेस मानेंगे, है ना। दो तरफा प्रक्रिया होता है टीचिंग, और ये इंटरेक्शन के बेसिस पे ही आगे बढ़ता है। तो ज्ञान प्रदान करने वाली एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं उनकी भी समीक्षा करते हैं हम। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वन वे डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का एक तरफा वितरण जो है वो टीचिंग कहाँ हुआ? वो तो व्याख्यान हो गया, लेक्चर हो गया, तो ये नहीं होगा, है ना, ये हो गया गलत। अगला है द यूज़ ऑफ मीडिया टू फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए, मीडिया को यूज़ करके अगर आप लर्निंग करवा रहे हैं, सीखने की सुविधा करवा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये टीचिंग में हेल्प करेगा, है ना। इसको हम टीचिंग एड कहते हैं, ना कि टीचिंग कहते हैं, है ना। टीचिंग एड यानी कि आपके शिक्षण में जो चीज़ जो है हेल्प करती है उसको कहते हैं आप ये। अगला है सिस्टम ऑफ टेस्टिंग स्टूडेंट नॉलेज, छात्रों के ज्ञान की परीक्षण करना। ये टीचिंग नहीं है बल्कि ये परीक्षण कहते हैं, टेस्ट कहते हैं इसको हम, है ना। परीक्षा आप करते हो तो किस लिए करते हो? कि उनके नॉलेज को टेस्ट किया जाए। तो ये भी नहीं होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान प्रदान करने वाली एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होता है शिक्षण। अगला क्वेश्चन अगेन रिसर्च से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च व्हाट डज ऑपरेशनल डेफिनेशन रेफर टू? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हो सके तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, है ना, और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बताइए शोध के संदर्भ में ऑपरेशनल डेफिनेशन से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, यानी अध्ययन का सैद्धांतिक ढांचा। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, यानी डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया। तीसरा है द स्पेसिफिक वे वेरिएबल्स आर मेजर्ड और मैनिपुलेटेड, यानी जो विशिष्ट तरीका से चर को मापा या हेरफेर किया जाता है उसको क्या हम कहते हैं, क्या ऑपरेशनल डेफिनेशन? या फिर द रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध परिकल्पना को हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, किसे कहते हैं बताइए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कम देखने को मिलेगा। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, थोड़ा अलग, ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी हो सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो तीसरा ऑप्शन है द स्पेसिफिक वे वेरिएबल्स आर मेजर्ड और मैनिपुलेटेड, किसी भी तरीके से जो एक विशिष्ट तरीका हो, अगर आप वेरिएबल या चर को माप रहे हो या उसमें कुछ हेर फेर कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है ये स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल्स है ना ये कैसे मेजर होंगे और कैसे मैनिपुलेट होंगे स्टडी में, है ना। हाउ दे आर मेजर्ड एंड हाउ दे आर मैनिपुलेटेड इन अ स्टडी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन। याद रखिएगा, ये तीसरा ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। विच टीचिंग मेथड फोकसेज ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन? इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है? यानी कि ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। आजकल नई शिक्षा नीति में क्या बात हो रहा है? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के बारे में, सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात हो रहा है ना। और इसी के बारे में पूछ रहा है कि बताइए इनमें से किन पद्धतियों में या किस पद्धति में
जो स्टूडेंट है वो सेंटर में होता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन अ क्लासरूम। बताइए, पहला है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, तीसरा है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, चौथा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्देश। तो देखिए, सबसे पहले तो लेक्चर मेथड जो है वो ऐसे ही हट गया। लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि में किसी भी तरीके से ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अगर सिलेबस होता है और जो टीचर हैं उनको जो है सिर्फ आना होता है और उसको पढ़ा के चला जाना होता है, अथॉरिटेरियन टाइप का वो पूरा क्लास चलता है। जैसे आप कॉलेजेस में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर सिलेबस ज़्यादा है और उसको कवर करने में समय बहुत कम है, तो लेक्चर मेथड के थ्रू जो टीचर आते हैं वो लेक्चर दे के चले जाते हैं, है ना। वहाँ पर इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स कम होता है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नहीं, ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग होता है। फिर अगला है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप डेमो दिखा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है ना, लेकिन ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कर रहे हो, टीचर ही डेमो दिखाते हैं, है ना। डेमो दिखाना मतलब क्या होता है, एक छोटा सा उस चीज़ को जो है आप प्रदर्शित कर रहे हो, है ना। तो प्रदर्शन जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, बल्कि भले ही आप जो है अलग तरीके से उस चीज़ को दिखा रहे हो, 3 डायमेंशन में दिखा रहे हो, बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या प्रत्यक्ष निर्देश अगर देखें तो ये भी जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नहीं होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में जो है सीधा आते हैं टीचर और इंस्ट्रक्शन दे के या पढ़ा के चले जाते हैं, निर्देशन होता है ये। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड जो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों का ये इंश्योर करता है, क्योंकि बच्चे जो है खुद इसमें लगे रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपने हाथों से कुछ बना के सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसका जो है ये एक पद्धति, या फिर कह सकते हैं कि किसका ये थ्योरी था लर्निंग बाय डूइंग का, तो वो जॉन डूई का था, है ना। नाम याद रखिएगा, जॉन डूई। लर्निंग बाय डूइंग के बारे में ये बात करते थे कि जो बच्चे हैं वो सबसे बेहतर तब समझेंगे जब अपने हाथों से वो कुछ करेंगे, करके सीखने का जो मेथड होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो होगा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, परियोजना विधि। इसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन अ क्लासरूम टू मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अगेन रिसर्च से है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही ये नॉट आए अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि उस सवाल में जो है आपके जो गलती के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो नॉट को हमेशा याद रखा करिए, है ना। तो कह रहा बताइए, इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है, नहीं है कह रहा है ना, गुणात्मक शोध की विशेषता। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध होता क्या है, जिनमें नंबर्स नहीं आते हैं, आपको याद रखना है, किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, बल्कि बिहेवियरल डेटा होता है ना, व्यवहारिक जो डेटा होता है ना वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इसमें नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करता है, याद रखिएगा, है ना। यानी व्यक्तिपरक अनुभव पर आप किसी चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा, है ना। अगर नंबर में बता देंगे तो वो क्वांटिटी, जैसे आप कह रहे हो ना कि आज बहुत गर्मी है, तो आपने ये क्वालिटेटिव डेटा दे दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि आज 34 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म है, तो यानी यहाँ पे नंबर दे दिया, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। इससे ही आप समझ जाइए। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है जब आप देते हो तो उसको हम कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये फोकस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे, व्यक्तिपरक अनुभवों पे। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये नॉट पूछा है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होता ही है ना, तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। अगला है यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग। अभी हमने बात किया कि नंबर्स कभी नहीं आएगा, है ना, नंबर्स कभी नहीं आएगा किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग मतलब यहाँ संख्या के बारे में बात हो रहा है, यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात हो रहा है। ये हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, और ये इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, विशेषता नहीं है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगला भी देख लेते हैं। अगला है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना, यानी घटना की गहराई से समझ। किसी भी फेनोमेना को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जिसे हम कहते हैं, वो भी एक क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। आप अपने अनुभव, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और जाते हुए कुछ ऐसा घटना हो गया जिसको आप बयां करना चाहते हो, किसी से बताना चाहते हो, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, इन डेप्थ चीज़ों को बताओगे, तो वो जो है ना क्या हो जाएगा, एक क्वालिटेटिव आपके पास डेटा है, ना कि क्वांटिटेटिव है, क्योंकि आप जो है ना शब्दों में बता रहे हो उस चीज़ को। तो ये भी एक विशेषता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगला है ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन मेथड। जब भी ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में बात होगा, तो ओपन एंडेड का मतलब मैंने आपसे पूछ दिया
कि आप अपने अनुभव बताइए, आप जम्मू कश्मीर गए थे तो आपका अनुभव कैसा रहा। तो ये ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन मेथड हो गया, और ये हमेशा क्वालिटेटिव मेथड में होता है, क्वांटिटेटिव मेथड में ओपन एंडेड नहीं होता है। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उस ऑप्शन के बेसिस पे जो है ना आप वहाँ पर चीज़ों को बताते हो, है ना। वहाँ पर सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं, ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिनमें ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही तो ये भी नहीं होगा, ये विशेषता है और इसमें नहीं पूछा, इसलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड से एक और क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, बताइए शिक्षण के संदर्भ में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, उसको यूज़ क्यों किया जाता है, उपयोग क्या है उसका। पहला है समराइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी सीखने के परिणामों का सारांश निकालने के लिए। दूसरा है इवेल्युएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट एंड ऑफ टर्म, यानी एक सत्र के अंत में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तीसरा है प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करना। और चौथा है रैंकिंग स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक ऑनर्स, यानी शैक्षणिक सम्मान के लिए छात्रों की रैंकिंग। तो बताइए कि इनमें से जो है ना, अगर हम शिक्षण के संदर्भ में देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ क्यों होता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा ड्यूरिंग द क्लास होता है ना, ड्यूरिंग द क्लास, कक्षा के दौरान होता है। कक्षा के दौरान होने वाली ये प्रक्रिया है जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों का जो करंट नॉलेज है वो क्या है, और उसके बेसिस पे आप फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और चीज़ों को उनके नीड्स के हिसाब से बदल देते हैं, है ना। तो ये बच्चों का जो करंट ज्ञान है और उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, उसको नापने के लिए होता है ना। एक फीडबैक के तौर पे ये काम करता है, आप देख सकते हो, है ना। जब भी लर्निंग आउटकम को समराइज करने के बारे में बात हो तो ये समेटिव असेसमेंट में होता है, याद रखिएगा, ये एसए में होता है। तो ये जो है नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो नहीं होगा। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस एंड टर्म के बाद, ये भी एक समेटिव असेसमेंट में होता है, फॉर्मेटिव में नहीं, याद रखिएगा। जब एंड टर्म के बाद या फिर लर्निंग आउटकम निकालने के बारे में बात करें तो ये एसए हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट, तो ये भी नहीं होगा। फिर रैंकिंग स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक ऑनर्स, तो रैंक करने की बात जब भी आए, यानी आप एक टेस्ट लोगे और टेस्ट लेने के बाद ये रैंक करोगे, तो रैंकिंग में मतलब आप उनके लर्निंग आउटकम को टेस्ट कराओगे, ऐसे, और ये भी नहीं होगा, ये भी एक समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन वही फीडबैक प्रोवाइड करना इंप्रूवमेंट के लिए या सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करना। ड्यूरिंग द, पहले तो ये ड्यूरिंग द आ गया, तो ये आपके लिए एक जो है पहचान करने का तरीका है कि लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग यानी उसके दौरान ही ये होता है। और फीडबैक के लिए एक यहाँ पर आ गया, इम्प्रूवमेंट के लिए एक यहाँ पे आ गया। ये 3 कीवर्ड्स हैं, आपको डायरेक्ट बताते हैं कि हाँ एफए या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, और ये अगेन रिसर्च से क्वेश्चन है, ये दोनों यूनिट का मिक्स किया है मैंने। इन रिसर्च मेथडोलॉजी व्हाट इज़ वैलिडिटी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में आ भी चुका है। ओके, तो वैलिडिटी क्या है, शोध पद्धति में वैधता क्या है। पहला है द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट टूल, यानी माप उपकरण की स्थिरता। दूसरा है द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स इन मेजरिंग व्हाट वाज इंटेंडेड, ये है दूसरा ऑप्शन, यानी जो इरादा था उसे मापने में शोध निष्कर्षों की सटीकता। तीसरा है द एबिलिटी टू रेप्लिकेट द स्टडी रिजल्ट्स, यानी अध्ययन के परिणामों को दोहराने की क्षमता। और चौथा है द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स, परिणामों का सांख्यिकीय महत्व। तो बताइए रिसर्च मेथडोलॉजी या शोध पद्धति में वैधता क्या है। तो जब भी हम वैधता के बारे में बात कर रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में कि वैधता क्या है, तो याद रखिएगा कि 2 चीज़ें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है वैलिडिटी और एक होता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है और वैलिडिटी क्या होता है। देखिए, अगर एक आप टेस्ट कर रहे हो और इस टेस्ट को अगर बार बार भी परफॉर्म किया, जैसे 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, और अलग अलग लोगों ने किया, यहाँ पर पर्सन ए ने किया, यहाँ बी ने, यहाँ सी ने, यहाँ डी ने, यहाँ ई ने, और हर बार जो ये रिजल्ट है ना वो हमेशा जो है सेम आएगा, सेम सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। तो अगर हर बार रिजल्ट सेम रेप्लिकेट हो रहा है और चाहे वो कितने बार भी टेस्ट किया जाए और कितने लोगों द्वारा भी टेस्ट किया जाए, तो यानी कि वो रिसर्च रिलायबल है, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना रिलायबिलिटी होता है। वहीं वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, तो देखिए वैलिडिटी वो चीज़ है जिसमें आप ये देखते हो ना कि जो आप मेजर करना चाह रहे थे वही मेजर हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप अपने गांव में जाओ और वहाँ जाके ये मेज़र करना है कि कितने लोगों के घर में जो रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आरओ जिसे हम कहते हैं, तो आरओ की मशीन लगी हुई है। आप गए सभी लोगों के घर में, लेकिन आपने आरओ की मशीन की जगह पे नॉर्मल फिल्टर वाले मशीन्स को भी
वहाँ पर गिन लिया। तो आपने क्या किया कि जो इंटेंड करने चाह रहे थे, यानी जो आप इरादा था आपका मापने का, वो ना माप के आपने जो है सबको ही आर ओ मान लिया। जो नॉर्मल फिल्टर लगाया था जिन्होंने, उनको भी आर ओ मान लिया और आर ओ वालों को भी तो मान ही लिया है। तो वहाँ पर जो है आपने वैलिडिटी गलत हो गई, जो आप मापना चाहते थे वो आप माप नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो वैलिडिटी होता है ना, वो हाउ वेल अ रिसर्च टूल मेजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, मतलब एक जो रिसर्च टूल है वो किसी चीज़ को कितनी सटीकता से माप पा रहा है, इसी को हम वैलिडिटी कहते हैं। और रिलायबिलिटी कहते हैं कि एक चीज़ को आप जो है ना उसके ऊपर कितने विश्वास कर सकते हो, कई बार रेप्लिकेट करने के बाद भी वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो एबिलिटी टू रेप्लिकेट द स्टडी रिजल्ट्स, ये आपका रिलायबिलिटी हो गया। फिर जो कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट टूल, ये कंसिस्टेंसी भी रिलायबिलिटी हो गया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो इरादा था उसे मापने में शोध निष्कर्षों की सटीकता, है ना। द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स इन मेजरिंग व्हाट वाज इंटेंडेड, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड से। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। शिक्षण के किस सिद्धांत में नई जानकारी को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना शामिल है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। यानी ए सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, दूसरा है तत्परता का सिद्धांत, तीसरा है प्रगति का सिद्धांत और चौथा है रिसेंसी का सिद्धांत। बताइए कि जो टीचिंग है कौन सा इनमें से प्रिंसिपल है जो कि नए इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करने से रिलेटेड है, नई जानकारी को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना शामिल है ना। तो जब भी नई जानकारी को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के बारे में आप बात करते हो ना, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन यानी प्रगति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या करता है, ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है लॉजिकली। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट लॉजिकली, है ना। और प्रीवियस नॉलेज के बेस पे करता है, जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, या फिर हम कह दें कि जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर ये ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को लॉजिकली। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। तो पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है जिसमें नए इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करने का जो पद्धति है उसको किया जाता है, तो वो होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन यानी प्रगति का सिद्धांत। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। आई होप कि आज सभी क्वेश्चंस आपको कुछ डिफरेंट लगे हों और थोड़ा सा लेवल आप देख रहे होगे कि इनका बढ़ रहा है। मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के जो प्रैक्टिस सेशंस है वो करते जाएंगे, वैसे वैसे जो लेवल है वो टफ होता जाएगा, है ना। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस थे, जिनके क्वेश्चंस के जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है वो है। पूछ रहा है व्हाट इज सैम्पलिंग बायस। अगेन ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सैम्पलिंग पूर्वाग्रह क्या है, सैम्पलिंग बायस क्या है। पहला है व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्या इसको हम सैम्पलिंग बायस कहते हैं, जब जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास चुने जाने का समान मौका हो। दूसरा है व्हेन अ सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जब नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं है, तो क्या ये सैम्पलिंग बायस होता है। तीसरा है व्हेन द सैंपल साइज इज टू स्मॉल, जब नमूना आकार बहुत छोटा हो, तो क्या ये सैम्पलिंग बायस है। या फिर व्हेन द सैंपल इंक्लूड्स ओनली द रिसर्चर्स एक्वाटेंसेस, यानी जब नमूने में केवल शोधकर्ता के परिचित शामिल हो, तो क्या ये सैम्पलिंग बायस है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग बायस का, तो इसमें दो ऑप्शंस यहाँ पे सही होंगे। सबसे पहला तो ये है कि जब हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन का इक्वल चांस मिलेगा, सभी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास चुने जाने का समान मौका होगा, तो सैम्पलिंग बायस कहाँ हुआ। बायस तब होता है जब सबके पास समान मौका ना हो। ये तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल माना जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता सैम्पलिंग बायस। दूसरा है कि सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो ये सैम्पलिंग बायस नहीं है, क्योंकि इसमें जो सैंपल करने वाला जो व्यक्ति है उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा है कि ये वाला जो सेकंड ऑप्शन, व्हेन द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जब नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी नमूना लिया है वो अपने बायसनेस के हिसाब से नमूना ले लिया है, तो यहाँ सैम्पलिंग बायस जरूर आ जाएगा। क्योंकि सैम्पलिंग बायस कब होता है, जब सैंपल जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है पॉपुलेशन को, जिससे जो रिजल्ट्स है वो स्क्यूड आ जाता है, उसमें जो है ना डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बी तो होगा ही। और साथ ही साथ जब सैंपल में, नमूने में केवल शोधकर्ता के परिचित शामिल हों, मान लीजिए कि मैं कोई सैंपल लेने जा रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार का ही सिर्फ सैंपल लेके मैं आ गया,
तो वहाँ तो मैंने जो है बायसनेस दिखा दी, तो वो भी एक सैम्पलिंग पूर्वाग्रह या सैम्पलिंग बायस है। तो डी और बी ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और डी, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज के ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और डेली हम यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमारे चैनल पे ये प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये हमारा एफर्ट जो है ये आपके एग्जामिनेशन तक चलने वाला है, और न सिर्फ इस एग्जामिनेशन बल्कि आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन तक ये चलने वाला है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा एफर्ट अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।